सारिका को अपनी बहू मयूरी पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यही सोच रही थी कि वो उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही है और उसे सब कुछ झूठ बोल रही है। लेकिन मयूरी ने जो किया था वो बहुत ही अच्छा काम किया था, जिससे उस घर के बटलर भी खुश थे। लेकिन ये बात सारिका को भी हजम नहीं हो रही थी। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 26 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी जिद्दी बिलियनियर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें। कल जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है उनमें से जसोदा बंदरलाई है, अंकित भाई हैं, SDB D5 भी है, बाबूलाल परेता हैं, मनवार अहमद हैं, इशफाक शाह हैं, अंकित कुमार हैं और बाबूलाल परेता हैं। ये गोंडा कोटा राजस्थान से हैं। दोस्तों, आप भी अपना नाम बुलवाने के लिए अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। चलिए, आज के एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। विला के गलियारे में सन्नाटा था, जिसे केवल बटलर की गंभीर आवाज ने तोड़ा। वो न तो बहुत विनम्र थे और न ही अभिमानी। उनकी आवाज में वर्षों का एक्सपीरियंस और वफादारी थी। उसने सारिका की आंखों में देखकर कहा, मैडम, मैं छोटी मालकिन के इन विचारों को कैसे नहीं समझ सकता। इसलिए तो मुझे लगता है कि वो इस घर के लिए बेहतरीन बहू है। आप भी इतने सालों तक यंग मास्टर विवान को संभाल नहीं पाई, लेकिन छोटे मालकिन ने न केवल उन्हें संभाला बल्कि सही रास्ता भी दिखा दिया। उन्होंने विवान का ही नहीं बल्कि अब आपका दिल भी जीतना शुरू कर दिया है। उनमें जो बुद्धिमत्ता और सूझबूझ है वही गुलेरिया परिवार की अगली मालकिन बनने के लिए जरूरी है। उसके बाद वो थोड़ा रुक गया। फिर उसने भारी मन से कहा, मैं 40 वर्षों से इस परिवार की सेवा में हूँ। मैं, आप और हम सभी गुलेरिया परिवार की खुशहाली चाहते हैं। जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो मैडम से आप इतनी जिद क्यों पकड़े बैठी हैं। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता थोड़ी कम हो गई। वो मुड़ी और विवान के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में अंधेरा था। विवान बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थी मानो सो रहा हो। सारिका धीरे से उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और उसे कंबल उड़ा दिया। उसके भीतर की ममता, जो वर्षों से अनुशासन की परत के नीचे दब गई थी, वो बाहर आ चुकी थी। उसने कोमलता से कहा, विवान, तुम अभी सोए भी नहीं हो, है ना? आंटी कुछ बात करना चाहती है। उसकी बात सुनते ही अंधेरे में विवान ने आंखें खोल ली, लेकिन वो चुप रहा। सारिका ने अतीत के पन्नों को पलट कर कहा, मेरे जीवन का सबसे सुखद समय आहूजा परिवार में बीता था, जहां मैं अपने भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। पापा कहते थे कि हमारे विवाह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता कभी नहीं बदलता। बाद में मैं गुलेरिया परिवार में आ गई। यहाँ की चकाचौंध के पीछे अनगिनत संघर्ष और छिपे हुए झगड़े थे। मैं कठोर हो गई, सुन्न पड़ गई थी। मेरा बेटा सिद्धार्थ मेरा गौरव है, लेकिन शायद गुलेरिया सरनेम के कारण हम कभी खुलकर एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। उनकी आवाज कांपी और उसने आगे कहा, लेकिन तुम अलग हो। तुम मेरी भाभी के बेटे हो। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर पाई। लेकिन विवान, विश्वास करो, आंटी की बस यही इच्छा है कि तुम स्वस्थ और सफल रहो। उसके इतना कहने के बाद कमरे में कुछ सन्नाटा छा गया। फिर सारिका ने उठने की हरकत करके कहा, चलो अब सो जाओ। लेकिन तभी एक हाथ ने उसे रोक लिया। विवान ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपना सिर अपनी आंटी की गोद में रख लिया। सारिका ने कांप कर हाथों से उसका चेहरा छुआ और वो आंसुओं से भीग गया था। उस कठोर विद्रोही लड़के के दिल में अगर कोई कोमल जगह थी तो आहूजा परिवार के लिए थी। वो रात उन दोनों की भावना से निकल गई। अगली सुबह गुलेरिया विला में एक नई एनर्जी थी। जब मयूरी सीढ़ियों से नीचे आई तो उसने देखा कि सारिका लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर सारिका से कहा, गुड मॉर्निंग माँ। आगे से सारिका ने संक्षिप्त जवाब देकर कहा, गुड मॉर्निंग। ये कहते ही मयूरी की आंखें चमक उठी। ये एक दुर्लभ प्रतिक्रिया थी। आमतौर पर उसे इग्नोर किया जाता, लेकिन आज उसे जवाब मिला था। बर्फ पिघल रही थी। मयूरी सारिका के पास गई और उसने मुस्कुराकर उनसे पूछा, माँ, क्या आज कोई खास मेहमान आ रहे हैं? उसकी बात सुनकर सारिका ने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स से नजर हटाई, लेकिन शांति से उसको बताकर कहा, हाँ, मिसेज मारवा और उनकी बेटी जानवी आ रही है। मयूरी, भले ही तुम अब सिद्धार्थ की वाइफ हो, लेकिन मारवा परिवार के साथ हमारे पुराने रिलेशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मिस मारवा के साथ अच्छे से पेश आओगी।
उसकी बात सुनकर मयूरी ने आज्ञाकारी बहू की तरह सिर हिलाकर कहा, जी माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी मर्यादा का ध्यान रखूंगी। इतना कहने के बाद वो मन ही मन मुस्कुराई। अच्छे से पेश आना। वो सोच समझ गई थी कि मारवा परिवार की माँ बेटी जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, आज जरूर कोई नई चाल लेकर आएंगी। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। विवान नीचे आ रहा था। आज उसका रूप बदल गया था। भड़कीले कपड़ों की जगह उसने सादी सफेद शर्ट और जींस पहनी थी। उसके बाल माथे पर बिखरे थे, जिससे वो सौम्य और शांत लग रहा था। उसको देखते ही मयूरी ने चहक कर कहा, गुड मॉर्निंग विवान। आगे से विवान ने उसे एक पल देखा, फिर बिना कुछ कहे डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसको ऐसे ज्यादा देखकर मयूरी ने मन ही मन कहा, बेवकूफ लड़का अभी भी अकड़ रहा है। इन सब के कुछ देर ही बाद मारवा परिवार की गाड़ी रुकी। तभी उर्मिला और उनकी बेटी जानवी अंदर आ गई। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उर्मिला ने एक्साइटमेंट का नाटक करके कहा, मिसेज गुलेरिया देखिए हम आ गए हैं। वहीं उसकी आवाज सुनते ही मयूरी तुरंत किचन से बाहर आई। उनके बाहर आते ही उसकी और जानवी की नजरें टकरा गई। हवा में एक अदृश्य चिंगारी उठी। तभी मयूरी ने सहजता से कहा, वेलकम मिसेज मारवा और मिस मारवा। आइए माँ के साथ बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। तभी सोफे पर बैठते ही उर्मिला ने अपना खेल शुरू करके कहा, मिसेज गुलेरिया, हम फ्लोरिडा में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं। क्यों न मयूरी भी साथ हमारे चले। हम सिद्धार्थ को भी बुला लेते हैं। उसका मकसद साफ था, मयूरी को सिद्धार्थ से दूर करना और उसे असहज करना। लेकिन मयूरी ने चाय की ट्रे लाकर उसकी बात को बीच में काट कर कहा, माफ कीजिएगा लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के कारण डॉक्टर ने मना कर दिया है और सिद्धार्थ भी बिजी हैं, इसलिए सॉरी मैं तो नहीं जा पाऊंगी। उसकी बात सुनते ही उर्मिला का चेहरा उतर गया। मयूरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और वो इस घर की बहू है, सिद्धार्थ की वाइफ। इसके बाद मयूरी झुकी और उसने उर्मिला की चाय का प्याला देने की कोशिश करके कहा, लीजिए चाय, ये खास चाय है जो पापा यूरोप से लाए थे। उर्मिला की आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। जैसे ही मयूरी ने प्याला बढ़ाया, उर्मिला ने जानबूझकर अपना हाथ टेढ़ा कर दिया। प्लान यह था कि चाय गिरे, मयूरी पर लापरवाही का इल्जाम लगे और सारिका के सामने उसकी बेइज्जती हो। लेकिन मयूरी, जो ऐसी कई चालें देख चुकी थी, वो बिल्कुल पहले से तैयार थी। जैसे ही प्याला झुका, मयूरी ने नाटकीय ढंग से चीख मारकर कहा, ओह, और प्याले को खुद संभाल कर बजाय उर्मिला के ऊपर छोड़ दिया। छपा गर्म चाय उर्मिला के कपड़ों के हाथ पर गिरी। वह दर्द और सदमे से उछल पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, ओह ये तो बहुत गर्म है, मेरी स्किन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर नौकरानियों की दबी हुई हंसी सुनाई दी। वहां जानवी गुस्से में तमतमा उठी। उसने मयूरी की ओर उंगली उठाकर कहा, मयूरी ये तुमने जानबूझकर किया है ना, तुम मेरी माँ को जलाना चाहती थी। मयूरी तुरंत सारिका के पीछे छिप गई, एक डरी हुई हिरणी की तरह। उसने सारिका की आस्तीन पकड़ी और कांप कर बोली, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम मारवा ने अचानक हाथ हिलाया और मैं घबरा गई। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। मैडम गुलेरिया, जो वर्षों से अमीर परिवार की राजनीति देखती आ रही थी, सब समझ गई। उसने उर्मिला की उस हरकत को देख लिया था। उसने ठंडी नजर से जानवी को देखा, जो अब अपना आपा खो रही थी। जानवी का वो उग्र रूप देखकर सारिका ने मन ही मन से हिलाकर कहा, क्या ये वही संस्कारी लड़की है? सारिका ने उर्मिला को घूरा, जो अब नाटक कर रही थी। कड़क आवाज में कहा, बस करो, मयूरी जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? कोई आओ, मिसेज मारवा के कपड़े चेंज करने के लिए ले जाओ और मरहम लगाओ। इसके बाद जानवी पैर पटक कर अपनी माँ के साथ चली गई। मयूरी ने सारिका की तरफ देखकर मासूमियत से जीभ निकालकर कहा, माँ। आगे से सारिका ने उसे डांटा नहीं, बस एक गहरी सांस लेकर कहा, जाओ अब और हंगामा मत करो। इसके बाद डाइनिंग रूम में मयूरी अपने लिए पानी ले रही थी। तभी विमान उसके सामने आ खड़ा हुआ। तभी मयूरी ने उससे पूछा, अब तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? विवान ने बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ ली। उसने उसे एक छोटी सी शीशी थमाकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। मयूरी ने देखा, उसकी कलाई पर एक छोटा सा छाला था। चाय की बूंद उस पर गिर गई थी। उसे तो पता भी नहीं चला था। मयूरी ने हाथ खींचने की कोशिश करके कहा, अरे अरे ये तो मामूली है। विवान ने सख्ती से लेकिन बहुत सावधानी से उसका हाथ पकड़कर रखकर कहा, हिलो मत। ये कहकर एक सुई निकाली और आगे कहा,
मैं इसे फोड़ देता हूं वरना ये पक जाएगा। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ की तरह कोमल नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी सुरक्षात्मक घबराहट थी। उसने छाले को फोड़ा और धीरे से उस पर फूंक मारकर पूछा, दर्द हो रहा है? मयूरी ने उसे देखते ही सिर हिलाकर कहा, नहीं। यह वही लड़का था जो कल तक उसे दुश्मन मानता था। तभी बटलर वहां आया और प्यार से बोला, मास्टर विवान, ये मैं कर देता हूं। विवान ने मयूरी का हाथ छोड़ दिया और अपनी पुरानी उदासीनता ओढ़कर कहा, हो गया है। आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया छोटे बदमाश, अब से मुझे भाभी कहना, ठीक है? विवान ने मुड़कर व्यंग करके कहा, तुम मुझसे बस कुछ दिन बड़ी हो, और चला गया। दोपहर के समय जाह्नवी फिर से मयूरी के पास आई। उसकी आंखों में अभी भी जलन की आग थी। उसने ठंडे स्वर में मयूरी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मयूरी, तुम जीत गई। जब तक हमारे परिवार की दोस्ती है, मैं इस घर में आती रहूंगी और तुम्हारी और आंटी के बीच जहर घोलती रहूंगी। मयूरी ने शांत भाव से बाल ठीक करके कहा, मिस मारवा, आप मेरी सास को बेवकूफ समझती हैं क्यों? वो सब जानती हैं। तभी विवान वहां आ गया। जाह्नवी ने तुरंत पैंतरा बदला, आंखों में आंसू भर लिए और बोली, आंटी सही कहती है, मुझे अभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए, और रोते हुए बाहर भाग गई। ये देखकर विवान ने मयूरी को घूर कर कहा, तुमने उससे क्या कहा है? वो रो क्यों रही थी? और जाह्नवी के पीछे गया। मयूरी खड़ी उसे देखती रही। उसे लगा कि विवान फिर से जाह्नवी के जाल में फंस गया है। लेकिन कुछ देर बाद जब मयूरी अपने कमरे की तरफ जा रही थी, विवान उसके पास से गुजरा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे कमरे में आने की? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जो सिर्फ मयूरी सुन पाई। मयूरी ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत संकल्प था। उसने देखा कि नीचे हॉल में जाह्नवी उन पर नजर रखे हुए थी। विवान ने अचानक मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। यह देखकर नीचे खड़े जाह्नवी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसका प्लान काम करने लगा था। अब बस सही समय का इंतजार था। कमरे के अंदर विवान ने मयूरी का हाथ छोड़ दिया। तभी मयूरी ने अपनी कमर सीधी की और मुस्कुराई, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बाहर तुम्हारी दीदी गलत मतलब निकालेंगी। उसकी बात सुनते ही विवान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गंभीरता से कहा, जाह्नवी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ड्रग्स दूं, फिर वो चाची को लेकर आएगी और हमें रंगे हाथ पकड़ेगी। ये साबित करना चाहती है कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर वो हंसी। उसने जोर से हंसकर कहा, वो सच में सातिर है, और तुम क्या करने वाले थे? आगे से विवान ने दृढ़ता से कहा, मुझे पता है वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। उसने मुझे बचपन से मोहरा बनाया। मयूरी, मुझे माफ कर दो कि मैं पहले उसका साथ दे रहा था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो, माफी की जरूरत नहीं। तुम अब समझदार हो गए हो, तो क्या तुम बदला लेना चाहते हो? विवान की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, क्या प्लान है? मयूरी ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। विवान ने ध्यान से सुना। फिर उसने एक सहमति भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। इसके बाद मयूरी ने उसके बिस्तर की तरफ देखा, जाकर उस पर बैठ गई। उसने उसको थम्स अप कर इशारा कहा, ठीक है, मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ। तुम जाह्नवी को मैसेज करो और कहो, काम हो गया, आ जाओ। शिकारी अब शिकार बनने वाला था। कमरे में शांति थी। मयूरी बिस्तर पर गहरी नींद में थी और पास खड़ा विवान उसे एकटक देख रहा था। वो एक विद्रोही अमीर ज्यादा था, लेकिन लड़कियों के मामले में उसका एक्सपीरियंस जीरो था। उसके सामने सो रही लड़की का चेहरा इतना मासूम और कोमल था कि विवान के गाल अनजाने में ही लाल हो गए। उसका दिल एक बंद किले जैसा था, लेकिन आज उस किले की दीवारें कुछ कमजोर लग रही थी। तभी मयूरी की आंखें खुली। उसने अपनी किताब तकिए के पास रखी, लेकिन उसकी तेज नजर तकिए के नीचे छिपा एक डीवीडी पर पड़ा। कवर पर कम कपड़ों का एक्ट्रेस का तस्वीर था। उसको देखते ही मयूरी ने विवान को छेड़कर कहा, ओह विवान, तो तुम ये सब देखते हो? विवान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो झपटा और उसने डीवीडी लेने की कोशिश करके कहा, मयूरी, इसे वापस करो, तुम मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही हो। आगे से मयूरी ने उसे हवा में ऊपर उठाकर कहा,
बहाने मत बनाओ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ। ऐसे चीप प्रोडक्ट्स में एक नज़र में पहचान लेती हूँ। तभी छीना चपटी में उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। विवान वहीं जम गया। मयूरी की त्वचा बेदाग थी और उसकी एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वही खुशबू जो उस रात महसूस उसने की थी, जब अनजाने में उसके बगल में सो गया था। उसकी नजर मयूरी के गुलाबी चेरी जैसे होठों पर टिक गई। तभी विवान ने झटके से खुद को पीछे खींचा और सीधा खड़ा हो गया। उसने सफाई देकर कहा, मैंने उसे नहीं देखा, ये मेरे दोस्तों ने दी। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। आगे से मयूरी ने वो अपने पास रख ली। एक बड़ी बहन की तरह उसको समझा कर कहा, बेवकूफ लड़के, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन याद रखना, ये चीजें सिर्फ उसी के साथ की जा सकती है जिसे तुम दिल से पसंद करते हो। एक मर्द का सबसे बड़ा धर्म अपनी साथी के प्रति जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर विवान ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं समझ गया। वहीं नीचे हॉल में जानवी बेचैनी से विवान के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ उर्मिला बातों में मयूरी की सास सारिका को उलझाए हुए थी। तभी जानवी का फोन बजा। विवान का मैसेज था, हालात बदल गए हैं, कुछ नया है। यह मैसेज पढ़ते ही जानवी की आंखों में चमक आ गई। उसने मौका देखा और ऊपर की तरफ भागी। विवान के कमरे में घुसकर उसने देखा मयूरी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। जानवी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, शाबाश विवान, ये काम कर गया। अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो और मयूरी के साथ लेटने का नाटक करो। मैं आंटी को बुलाकर लाती हूँ। यह कहने के बाद वो पलटने ही वाली थी। उसे विवान की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने जानवी से पूछा, तुम किसी को बुलाओगी, फिर क्या होगा? जानवी रुक गई। उसने मुड़कर देखा। विवान की आंखों में वो पुराना भोलापन नहीं था। ये देखकर उसने विवान को समझाने की कोशिश करके कहा, विवान क्या हुआ है तुम्हें? इससे बस मयूरी को परिवार से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी भाभी मैं बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर विवान धीरे से हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हो, तुम एक करेक्टरलेस औरत के इंजाम की बात कर रही हो, लेकिन एक धोखेबाज का क्या? जब वो सच सामने आएगा तो क्या मैं बच पाऊंगा? तभी जानवी ने उसे समझाने की कोशिश करके फिर कहा, अरे तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारा सरनेम आहूजा है। लेकिन विवान ने उसे दीवार की तरह धकेल दिया। उसने जानवी को धक्का देकर अपना हाथ दीवार पर रखा। उसको ऐसा करता देखकर जानवी ने हड़बड़ाहट में कहा, विवान ये तुम क्या कर रहे हो? जानवी की आवाज कांप गई। तब विवान ने उसके ड्रेस की पट्टी को उंगली के नीचे सरकाया और उसका कंधा नंगा हो गया। ये देखकर जानवी चीख पड़ी और अपनी छाती ढक ली। विवान की मुस्कान अब डरावनी थी। उसने जानवी की आंखों में देखकर कहा, मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है थी कि मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा, जानवी दीदी। इसी समय उधर नीचे हॉल में सारिका को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी नौकर ने आकर उसको इन्फॉर्म करके कहा, मैडम, अभी मैंने मास्टर विवान को मयूरी मैडम के को कमरे में घसीट कर लेकर जाकर देखा और फिर मिस जानवी भी अंदर चली गई। नौकर की बात सुनकर सारिका का माथा ठनक गया। उसने मन ही मन में कहा, घसीटते हुए? और जानवी वहां क्या कर रही है? उसका दिल बैठ गया था। विवान उसका लाडला था, लेकिन अगर कोई साजिश हो रही थी तो उसे पता लगाना ही था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उर्मिला ने उसे रोकने की कोशिश करके कहा, अरे बच्चे खेल रहे होंगे, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आगे से सारिका ने उर्मिला का हाथ झटक कर कहा, मिसेज मारवा, आप मुझे आधे घंटे से रोक रही हैं। आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये कहकर वो तेजी से ऊपर गई। उसने विवान के कमरे का दरवाजा धकेल कर खोल दिया। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। वो कोने में विवान और जानवी उलझे हुए थे। जानवी के कपड़े अस्त व्यस्त थे। विवान उसे चूमने का नाटक कर रहा था और जोर से कह रहा था, जानवी, मैंने तुम्हारा हुक्म माना। मैंने मयूरी को बेहोश कर दिया, जैसा तुमने कहा था। तुमने कहा था कि मयूरी बुरी है, इसलिए मैंने उसे प्रताड़ित किया। लेकिन अब तुम मुझे इसका इनाम दो ना। ये देखकर सारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, विवान, ये क्या कर रहे हो? उसकी दहाड़ से कमरा गूंज उठा। आवाज सुनते ही विवान और जानवी अलग हो गई। विवान ने घबरा कर कहा, आंटी, अगर आप भी ना आती तो। तभी जानवी ने अपने फटे कपड़ों को ढक कर कहा, आंटी मेरी बात सुनिए, गलतफहमी है।
तभी बिस्तर से करहाने की आवाज आई। मयूरी ने माथा पकड़कर उठने की कोशिश करके कहा, ओह, सिर में बहुत तेज दर्द है, यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनते ही सारिका तुरंत उसके पास गई। उसने घबराकर मयूरी से पूछा, मयूरी मयूरी, क्या तुम ठीक हो? आगे से मयूरी ने मासूमियत से कहा, माँ, विवान ने मुझे कमरे में धक्का दिया और मेरी गर्दन पर मारा। मैं बेहोश हो गई थी। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैं प्रेग्नेंट हूं माँ। तभी मयूरी का फोन बजा। सिद्धार्थ का वीडियो कॉल था। ये देखकर सारिका और मयूरी की नजरें मिली। मयूरी ने फोन की तरफ देखा और फिर जाह्नवी की तरफ। उसने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा, मिस जाह्नवी, आप यहाँ? इसका मतलब है ये सब विमान और आपकी मिली भगत थी। तभी विमान ने अपना आखिरी पत्ता खोल दिया। उसने मयूरी पर चिल्लाकर कहा, हाँ, जाह्नवी मुझे पसंद करती है। उसने कॉलेज में मेरे बाथरूम में घुसकर मुझे अपना सब कुछ दिखाया था और कहा था कि अगर मैं मयूरी को रास्ते से हटा दूं तो वो मेरी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर जाह्नवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या विवान, तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तभी मयूरी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर हैरानी का नाटक करके कहा, हे भगवान, मिस जाह्नवी, आप तो सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी और अब विवान, आप एक साथ दो नावों पर सवार होना चाहती हैं। वहीं यह सब देखकर और सुनकर सारिका का सब्र टूट गया। उसके लिए विवान को बहकाना और परिवार की मर्यादा तोड़ना अक्षम्य अपराध था। उसने उर्मिला और जाह्नवी की तरफ उंगली उठाकर कहा, बस बहुत हो गया। मिस जाह्नवी, आपने आज जो किया वो निर्जलता की हद है। आपने मेरे भतीजे का इस्तेमाल किया और हमारे परिवार के रिश्तों को कलंकित किया। गार्डो, इन दोनों को बाहर निकाल दो। ये देखकर आगे से उर्मिला ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मिसेज मारवा हूं। लेकिन तभी गार्डो ने उन्हें पकड़ लिया। इसी बीच जाह्नवी रोकर आगे बढ़ी। उसने सफाई देने की कोशिश करके कहा, आंटी, मयूरी झूठ बोल रही है। तभी मयूरी चेहरे पर विजयी मुस्कान के लिए बीच में आ गई। उसने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा, मिस मारवा, जब तक इज्जत बची है खुद चली जाई। मेरी सास अब आपकी एक नहीं सुनेगी। तभी उर्मिला ने मयूरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन गार्डो ने उसकी कलाई मरोड़ दी, जिससे वह दर्द से कराह उठी। यह देखकर मयूरी उनके पास गई और धीरे से, सिर्फ उनके सुनने लायक आवाज में बोली, मिसेज मारवा, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। आपने मेरी बेगुनाही को दागदार करने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए, अब दाग आपके दामन पर है। जब तक विवान मेरे साथ है, आप इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। आज आप बुरी तरह हार गई हैं। तभी जाह्नवी ने मयूरी को घूर कर कहा, विवान कब से तुम्हारा हो गया? मयूरी ने हंसकर कहा, ये राज ही रहने दो तो बेहतर होगा। इसके बाद गुलेरिया विला से अपमानित होकर निकल जाने के बाद जाह्नवी और उर्मिला सड़क पर थे। उनकी प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी थी। वहीं विवान को सारिका ने गुस्से से सजा के लिए कमरे में बंद कर दिया। वहीं उधर ऊपर बालकनी में मयूरी ने सिद्धार्थ का कॉल उठाकर कहा, हेलो हबी। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की भारी और मोहक आवाज आई, क्या सब कुछ निपट गया? आगे से मयूरी ने खिलखिलाकर हंसकर कहा, जी हाँ, मैंने तुम्हारे हरम से सारा कचरा साफ कर दिया है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ भी हंस पड़ा। उसने हंसकर कहा, हरम? अच्छा मजाक है, थैंक यू हनी, तुम बहुत समझदार हो। इधर से मयूरी ने प्यार से कहा, अब तुम सो जाओ, मैंने बस आपकी आवाज सुनने के लिए फोन उठाया था। असल में उसने सिद्धार्थ को ठीक इसी समय कॉल करने को कहा था, ताकि उसका नाम स्क्रीन पर देखकर विवान और जाह्नवी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बन सके। सिद्धार्थ यहाँ नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव काफी था। इसके बारे में मयूरी ने क्षितिज की तरफ देखा। एक और युद्ध उसने आज जीत लिया था। फोन के तरफ दूसरी तरफ सिद्धार्थ की आवाज एक अलग ही उत्साह में भर गई थी। उसने पूछा, हनी, मैं कब वापस आऊं? उसकी बात सुनकर मयूरी ने बनावटी नाराजगी से सोचा। उसने वही सवाल मुझसे वापस क्यों पूछा? उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में कर फॉर्मल स्वर में कहा, हबी, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक चुंबकीय आकर्षण था। उसने हंसकर कहा, हनी, मैं इतना फॉर्मल जवाब क्यों दे रही हूँ? और फिर उसे नाराज करने के डर से उसने आखिरकार वो कहा जो मयूरी सुनना चाहती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कल वापस आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें खुशी से चमक उठी।
जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है हबी, मैं और नन्हे मास्टर सिद्धार्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद फोन रखने के बाद मयूरी के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। वो कमरे की तरफ बढ़ी और जहां विमान को बंद किया गया था, खटखट उसने बंद दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, विवान। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ। आगे से मयूर ने उसको सांत्वना देकर कहा, आज के लिए थैंक यू। आप निश्चिंत रहें, माँ आपको कल रिहा कर देगी। उसकी बात पूरी होने के बाद दरवाजे के उस पार कुछ पल खामोशी रही। फिर उधर से विमान की गंभीर आवाज आई, मयूरी, क्या तुम हमेशा से ऐसे जी रही हो, मानव जीवन ही एक बैटलफील्ड हो। उसकी बात सुनकर मयूरी की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में अतीत की परछाइयां तैरने लगी। उसने एक्सेप्ट करके कहा, हाँ, बहुत सारे बुरे लोग हैं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मुझे स्ट्रोंग बनना पड़ा, उन्हें एक एक करके हराना पड़ा। विवान, अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो मुझे कुचल देंगे। तुम्हें भी अपनी रक्षा करनी होगी, अपनी खुशियों को बचाना होगा। आज तो बस ये शुरुआत हुई है। आगे से विवान ने बुदबुदा कर कहा, अच्छा ऐसा है। उसके कुछ देर बाद मयूरी ने उससे फिर कहा, ठीक है विवान, अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ये कहकर मयूरी चली गई, लेकिन विवान दरवाजे से टिककर उसके कदमों की आहट सुनता रहा। वर्षों बाद जब वो अपनी पावर के शिखर पर होगा तो उसे ये पल याद आएगा, जब एक लड़की ने उसे सिखाया कि जीवन एक युद्ध है। वहीं मयूरी अपने बेडरूम में लौटी। हफ्ते भर की थकान और प्रेगनेंसी ने उसे निचोड़ दिया था। नहाने के बाद वो रेशमी पजामे पर बिस्तर पर लेटी। उसकी नजर सिद्धार्थ के खाली तकिए पर पड़ी। उसने धीरे से अपना सिर उस पर रख दिया। तकिए में अभी भी उस आदमी की ताजगी भरी मर्दाना खुशबू बसी थी, तंबाकू और पुदीने का हल्का सा मिश्रण। उस गंध को सांसों में भरकर वो सुकून भरी नींद में डूब गई। नींद की गहराइयों में उसे लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है, मयूरी। उसने पलकें उठाई, सामने एक धुंधली आकृति, एक तराशा हुआ चेहरा, गहरी आंखें। उसको देखते ही मयूरी ने नींद में ही बुदबुदा कर कहा, हबी, लगता है मेरे पति आ गए हैं। सामने खड़ा सिद्धार्थ उसे देख रहा था। उसकी प्यारी सी वाइफ नींद में किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, मासूम और बेखबर। ये देखकर उसका दिल पिघल गया। वहीं मयूरी ने फिर से आंखें बंद कर ली, ये मानते हुए कि ये एक सपना है। उसने करवट बदली और शिकायत भरे स्वर में कहा, हबी, तुम हर रात मेरे सपने में क्यों आते हो? मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। अब मुझे सोने दो। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसकी वाइफ सपने और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठा और उसने मयूरी के गाल को हल्के से चुटकी काट कर कहा, हनी। तभी दे तेज दर्द महसूस करके मयूरी की आंखें झटके से खुल गई। उसने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक सिद्धार्थ को देखा। फिर उसे वास्तविकता का एहसास हो गया। उसने एक्साइटेड होकर कहा, हबी, आप वापस आ गए। अगले ही पल वो उछलकर उसके गले लग गई। उसकी पतली बाहें उसके गर्दन के चारों ओर लिपट गई और वो अपना चेहरा उसकी छाती में रगड़ने लगी। आगे से सिद्धार्थ ने हंसकर उसे बाहों में भर लिया। उसने उसे कंबल से बाहर निकाला और गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ हनी, मैं वापस आ गया हूँ, ये सपना नहीं है। मयूरी ने गहरे बैंगनी रंग का वी नेक नाउट गाउन पहना था, जो घूमकर हवा में लहरा उठा। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपाए कर कहा, मुझे चक्कर आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अभी मुझे आपकी बहुत 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 याद आई। तभी सिद्धार्थ ने उसे खिड़की की चौड़ी चौखट पर बैठाया। बाहर दिल्ली की रात जगमगा रही थी। ठंडी हवा पर्दों को लहरा रही थी। उसने मयूरी को अपनी बाहों के घेरे में लिया। उनकी नजरें मिली, दो प्रेमी जो सदियों बाद मिले हो। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से उसके होठों को सहला कर कहा, मेरी हनी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, शायद तुमसे भी ज्यादा। उनका प्यार हवा में बिजली की तरह दौड़ गया। मयूरी ने उसके होठों को देखा और आग्रह करके कहा, अभी किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुझे किस करो। उसने वही किया। वो एक डीप और इमोशनल किस था, जिसने उनकी आत्माओं को तृप्त कर दिया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर लेटाया, एक मेजरिंग टेप निकाला। वो अब एक हस्बैंड से एक ज्यादातर जिम्मेदार पिता के रोल में था। वो मयूरी के पेट को देख रहा था। मयूरी ने शर्मा कर कहा, रुको। आगे से सिद्धार्थ ने शरारती मुस्कान में कहा, हनी, तुम मुझे मना कर रही हो, इनवाइट कर रही हो? ये कहकर उसने मयूरी का पेट नापा और उसकी बोहें तन गई। उसने मयूरी को घूर कर कहा,
तुम पतली हो गई हो, क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? उसका स्वर सख्त लेकिन चिंता भरा था। आगे से मयूरी ने तुरंत अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर कहा, अभी गुस्सा मत होइए, मैं बहुत बिजी थी माँ, विवान और जानवी से निपटने में, लेकिन फिर भी मैंने खाना खाया था, बिल्कुल सच में। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा काफूर हो गया। उसने उसके गाल सहलाकर कहा, मैं जानता हूं तुमने बहुत मेहनत की, मैं गुस्सा नहीं हूं, बस तुम्हारी फिक्र है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस लेकर कहा, तो अब सख्त चेहरा मत बनाओ, मुझे एक मुस्कान दो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसने उसके माथे को चूम लिया। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं नहाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आगे से सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंस के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, सीख लूंगा। ये कहकर वो बाथरूम में घुस गया। वहीं मयूरी बाहर बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसका मन विचलित था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला था। वो आदमी, उसका हस्बैंड, सिर्फ शॉर्ट्स में बाहर आया। उसका गठीला बदन, पानी की बूंदों से चमकता सीना और भीगे बाल, वो किसी ग्रीक देवता जैसा लग रहा था। उसको देखकर मयूरी ने शर्म से अपनी आंखें ढककर कहा, ओह, मैंने कुछ नहीं देखा। उसको ऐसे शर्माता देखकर सिद्धार्थ हंसा। उसने एक शर्ट पहनी लेकिन बटन खुले छोड़ दिए, जिससे उसकी सुडौल छाती और एब्स झलक रहे थे। वो उसके पास आया और उसने उसे गोद में उठाकर कहा, चुपने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ही हूं। इसके बाद वो रसोई में गया। सिद्धार्थ ने उसे काउंटर पर बैठाया और स्टेक बनाने लगा। मयूरी मुग्ध होकर उसे देखती रही। वो आदमी जो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, आज उसके लिए फ्राइड पैन में खाना पका रहा था। उसकी एकाग्रता, उसकी कलाई की हरकत, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव था। सिद्धार्थ ने एक उबला अंडा छीला और उसने सफेद मयूरी को दिया, और तभी मयूरी ने नखरे दिखाकर कहा, अभी मुझे और चाहिए। नन्हे मास्टर सिद्धार्थ ने कहा है कि उसे अंडे का सफेद नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, बहानेबाज। लेकिन उसने प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाया। फिर उसने स्टेक के छोटे टुकड़े किए और उसे खिलाने लगा। उसने मयूरी के मुंह से कोने को पहुंचकर कहा, अरे धीरे खाओ, कोई छीन तो नहीं रहा। फिर उसने गर्म दूध का गिलास उठाया और खुद एक घूंट भरकर उसके पास आया। सिद्धार्थ ने उसके ही स्टाइल में पूछा, अब हम किस करें? उसकी आंखों में शरारत थी। आगे से मयूरी शर्म से लाल हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे दूध पीना है। ये कहकर वो काउंटर के पीछे खिसकने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके नन्हे पैर पकड़ लिए। उसकी खुरदरी उंगलियों ने उसके तलवों पर गुदगुदी की, जिससे मयूरी हंसी और एक छोटी बिल्ली की तरह पीछे हटने की कोशिश करके बोली, सिद्धार्थ, नहीं, गुदगुदी हो रही है। तभी सिद्धार्थ ने उसे कोने से घेर लिया। उसकी बाहें दोनों तरफ थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो झुका, उसकी आंखों में गहरा प्यार और अधिकार था। उसने फुसफुसा कर कहा, मयूरी, नीचे आओ, वरना मैं ऊपर आ रहा हूं। यह कहकर उसने मयूरी को हल्के से प्यार भरे अंदाज में उसको थपकी दी। रात अभी जवान थी। उनका मिलन शुरू हुआ था। तभी मयूरी ने बनावटी गुस्से में सिद्धार्थ को डांट कर कहा, सिद्धार्थ, तुम तो भेड़ की खाल के भेड़िए हो। मैं तुम्हारा पिया हुआ दूध नहीं पीना चाहती। तुम बिल्कुल बेशर्म हो चुके हो। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में शरारत नाच रही तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं भेड़िया हूं तो तुम मेरी वॉल नहीं हो। मैं तो दयालु बनकर तुम्हें दूध पिला रहा था। अगर तुमने मुझे नखरे दिखाए तो मैं तुम्हें देख लेना। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से कानों को ढक कर कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं मां को सब बता दूंगी। तभी सिद्धार्थ ने हंसकर उसे अपनी बाहों में खींच कर कहा, हनी, आसमान बहुत ऊंचा है, सम्राट बहुत दूर। यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। जब तक माँ आएंगी तब तक मैं तुम्हें खा चुका हूंगा। यह कहकर उसने झुककर उसके होठों को एक डेप किस और भावुक किस में कैद कर लिया। कुछ देर बाद मयूरी ने हाँप कर उसे पीछे धकेला। उसने गाल फुलाकर कहा, सिद्धार्थ, तुम हमेशा यही सब क्यों सोचते रहते हो? मेरे पेट में नन्हा मास्टर सिद्धार्थ सब कुछ सुन रहा है। थोड़ा तो कंट्रोल रखो। तभी सिद्धार्थ ने हार मानकर उसे तकिए पर बैठाकर कहा, ठीक है, ठीक है, नन्हे मेहमान की खातिर युद्ध विराम करते हैं। लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी उसके बालों से खेल रही थी। अगली सुबह गुलेरिया विला में एक नई शांति थी। विवान को रिहा कर दिया गया था। वो हॉल में आया, लेकिन उसने मयूरी कहीं नहीं देखी। उसने नौकर से पूछा, क्या छोटी मालकिन नीचे नहीं आई? नौकर ने कहा, नहीं यंग मास्टर।
विवान के मन में कल रात मयूरी की बातें गूंज रही थी। कैसे जानवी ने उसका इस्तेमाल किया था। उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था। तभी बाहर एक बेंटले गाड़ी रुकी। विवान ने खिड़की से देखा। ड्राइवर की सीट से सिद्धार्थ उतरा। सूट में सजा, कॉन्फिडेंस से भरा, मानो कोई किंग अपने एम्पायर का सर्वेक्षण कर रहा हो। इसके बाद वो दूसरी तरफ गया और दरवाजा खोला। पैसेंजर सीट से मयूरी बाहर निकली। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मयूरी ने नखरे से उसे घूर कर रोक दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने बुरा नहीं माना, बस वो मुस्कुरा दिया। ये देखकर विवान हैरान रह गया। उसने अपने गंभीर भाई को सालों बाद मुस्कुराते देखा था। उसने मन ही मन एक्सेप्ट करके कहा, इस दुनिया में एकमात्र मयूरी ही है जो सिद्धार्थ भाई को काबू रख सकती है। तभी मयूरी और सिद्धार्थ विला अंदर के आ गए। अंदर आते ही उसने लिविंग रूम में खड़े विवान और सोफे पर बैठी सारिका को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग माँ। विवान। मयूरी की आवाज में एक अलग ही खनक थी। ये प्रेम में डूबी हुई स्त्री की खुशी थी। तभी विवान ने सिद्धार्थ को देखकर सिर झुकाकर कहा, सिद्धार्थ भाई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से सिद्धार्थ ने गंभीरता से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, विवान, आज तुम 20 साल के हो गए हो। अब तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखो। उसकी बात सुनकर विवान ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया भाई। इसके बाद सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मयूरी ने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या परसों की पार्टी के लिए मारवा परिवार को इन्विटेशन भेजूं, जानवी और उसकी माँ को? उसकी बात सुनते ही सारिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, मारवा परिवार के हेड को अमेरिका में इन्विटेशन भेजो, लेकिन उस माँ बेटे की जोड़ी को नहीं। उन्हें मेरे घर की दहलीज पर कदम रखने की इजाजत भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने छिपकर अंगूठा दिखाकर विवान को इशारा किया कि मिशन सफल हुआ। दोपहर में मयूरी विवान को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। तभी मयूरी ने झुंझलाकर कहा, ये फैमिली है, फामूले नहीं। तभी विवान ने किताब फेंक कर कहा, मैं नहीं पढ़ रहा। आगे से मयूरी ने उसका कान मरोड़कर कहा, अरे बेवकूफ। बटलर और नौकरानी ये देखकर मुस्कुराए। विवान जो किसी की नहीं सुनता था, अब मयूरी के सामने भीगी बिल्ली बन गया था। और मयूरी की शक्ति ने पीछे एक बड़ी बहन का प्यार था। वहीं पढ़ाते पढ़ाते मयूरी को नींद आ गई। उसका सिर मेज पर झुक गया। विवान उसे देखता रहा। उसने देखा कि मयूरी का सिर उसकी कोहनी पर टिक गया है। यह महसूस करते ही विवान एकदम स्थिर हो गया। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया कि कहीं मयूरी की नींद न टूट जाए। वो बस बैठा रहा। 2 घंटे तक अपना हाथ सुन करवाता रहा। शाम को 5 बजे सिद्धार्थ वापस आया। उसने खिड़की से दृश्य देखा। मयूरी गहरी नींद में विवान की बाह पर सिर रखकर सो रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। वो अंदर गया, मेज के पास खड़ा हो गया। उसने विवान को देखकर कहा, विवान। आगे से विवान ने धीरे से कहा, भाई, मयूरी सो रही है। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में कुछ अलग ही आ गया था। वो सोच नहीं पा रहा था कि विवान क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करेगा सिद्धार्थ? क्या विवान को छोड़ देगा या फिर विवान के साथ भी उसकी कोई लड़ाई होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। अपना नाम कहानी में लेने के लिए अपना नाम और अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर ज़रूर भेजें।